सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एंड दिस संदीप भैया। और गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरजीआईपीटी के बारे में। और गाइज ये कॉलेज ऐसा है 2022 में इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 182 थी और 2023 में सीधे सीधे 79 हो गई। मतलब काफ़ी लंबा जंप आया, एनआईआरएफ में काफ़ी तेज़ी के साथ इंप्रूवमेंट हुआ। पहले तो ये कॉलेज खैर पेट्रोलियम और केमिकल के लिए फेमस था, बट फिलहाल में इसने बहुत सारे ब्रांचेस लॉन्च कर रखे हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इस साल मैकेनिकल भी इन लोगों ने लॉन्च कर दिया है। अगर हम आरजीआईपीटी के बारे में बात करें तो देखो ये कॉलेज नो डाउट ठीक है, बट कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो डेफिनेटली इस कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। और साथ ही साथ अगर आप आरजीआईपीटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो भाई आप इस वीडियो को पहले देख लो, सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक देख लो। तुम्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। पहले आरजीआईपीटी में एडमिशन हुआ करता था जेई एडवांस के थ्रू, बट बाद में ऐसा हुआ कि जेई एडवांस के बच्चे कम अब चूंकि आते नहीं है, वो आईआईटी वाईआईटी में ही ले लेते हैं, आईआईटी में, आईआईएससी में, आईजर्स में या फिर आईआईपी में ले लेते थे एडमिशन। तो इन लोगों ने क्या किया कि जब इनकी सीटें नहीं भर रही थी जेई एडवांस से पूरी तरीके से, तो इन लोगों ने फिर जेई मेन से भी सीटें लेना, जेई मेंस को भी अलाउ कर दिया। और न्यूज़ तो ये भी सुनने में आई है कि शायद जो सीटें बच गई थी उस पर 12th के परसेंटेज पे भी लास्ट में जाके इन्होंने लिया था, बट आई एम नॉट कन्फर्म इट, बट फिर भी रहती हैं खाली सीटें, टेंशन मत लो, उसके बारे में मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। तो देखो अगर मैं आरजीआईबीटी के बारे में बात करूं तो गाइस देखो, इसको इस्टेब्लिश किया था, इसको लॉन्च किया गया था 2008 में और एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि मिनिस्ट्री जो कि आई थिंक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये जो कॉलेज है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। और अगर मैं इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी शानदार है। और आज की वीडियो में हम इस कॉलेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या कोर्स ऑफर करता है, इनके प्लेसमेंट कैसे हैं, बिकॉज प्लेसमेंट मैटर करता है। फीस जितना ज़्यादा ये लोग ले रहे हैं उस हिसाब से तो भैया प्लेसमेंट होना ही चाहिए। अगर आरओआई ठीक नहीं है तो चाहे कॉलेज गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बात करूं तो भैया कट ऑफ का क्या हिसाब किताब है, कट ऑफ क्या जाता है, लगभग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है और यहां पर किस तरीके से स्कॉलरशिप दी जाती है और इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या है आरजीआईपीटी के। देखो जैसा कि सबको पता है कि भैया आरजीआईपीटी के फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें चॉइस फिलिंग करने के लिए बोला जाएगा आपको। तो चॉइस का एक बेस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, क्योंकि जब तक कॉलेज को अच्छे से नहीं जानते हो, किस कॉलेज में किस ब्रांच की ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, तो फिर उस कॉलेज की चॉइस आप बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाओगे। आप जनरल चॉइस करोगे और पता चलेगा कि जो बेस्ट था वो तो हमने लिया ही नहीं, बाकी के पीछे में भागते रह गए। अगर मैं इसके लोकेलिटी के बारे में बताऊं तो भैया देखो उत्तर प्रदेश में है और जैस रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर के दूरी पर है। अगर किसी को एयरपोर्ट से आना हो तो लखनऊ एयरपोर्ट से 95 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा और रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं लखनऊ की तो आपको जैस रेलवे स्टेशन की तो वहां से बहुत ही नजदीक है, तो रेलवे स्टेशन यहां से ज्यादा दूर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं यहां पर एडमिशन के लिए लगभग आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो देखिए दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। या तो आप जेई एडवांस क्वालिफाइड हो, अगर आप जेई एडवांस क्वालिफाइड हो तो बोर्ड में आपका 60% भी आया होगा तो भी आपको यहां पर एडमिशन दे दिया जाएगा। और सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी जो मिलती है एडमिशन में, जो सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी जो मिलती है वो जेई एडवांस वालों को मिलती है। बाद में जो सीटें बच जाती हैं वो जेई मेन के रैंक के थ्रू भरी जाती हैं और जेई मेन के रैंक के थ्रू वही अप्लाई कर सकता है जिसके बोर्ड में एग्रीडिगेट जो हो 80% हो एटलीस्ट। अगर आपके 80% नहीं है बोर्ड में तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आरजीआईपीटी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट एवर आई एम सेइंग टू यू। बट आपको ये बात समझ में आना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस पहले ये लोग जेई एडवांस से सीट भरेंगे, बाद में जब सीटें बच जाएंगी तो जेई मेन से भरे जाएंगे। तो बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा कि अच्छा ऐसा फिर तो जेई मेंस वालों को मिलेगा ही नहीं अच्छी ब्रांच, ऐसा नहीं है।
जेईई मेंस वालों को कंप्यूटर साइंस भी मिलता है, केमिकल भी मिलता है, पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम भी मिलता है, और मैंने खुद अपने स्टूडेंट्स को दिलाया है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी यहाँ भी पढ़ रहे हैं और जेईई मेंस के ही थे, उन्होंने जे एडवांस नहीं क्वालिफाई किया था, फिर भी उनको कंप्यूटर एंड कंप्यूटर डिजाइन जैसे ब्रांचेस देखने को मिली। अच्छा, एक चीज और, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं खासकर एससी कैटेगरी वाले कि भैया मेरी प्रिपरेटरी रैंक है, एम आई एलिजिबल फॉर दिस, क्या मेरा जेई एडवांस के रैंक से, जेई एडवांस के प्रिपरेटरी रैंक से मेरा एडमिशन यहाँ हो जाएगा? तो आंसर है नहीं। ये लोग किसी तरीके का, इनके यहाँ कोई किसी तरीके का प्रिपरेटरी कोर्स नहीं है, तो जेई एडवांस तो प्रिपरेटरी रैंक में यहाँ पे एडमिशन नहीं होता है। अब मैं बात करूँ कितने कोर्सेज चल रहे हैं, तो देखो यहाँ पर जो कोर्स चल रहा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, इसका पहला बैच अभी निकला हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, देन पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसी साल लॉन्च हुआ है, इसी बार लॉन्च हुआ है। उसके बाद केमिकल में पेट्रोकेमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग है, केमिकल में रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंजीनियरिंग है जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, और पेट्रोकेमिकल जियो साइंसेज है। इसमें बच्चे बता रहे थे कि 2 से 3 बच्चे, मतलब 3-4 बच्चे ही हैं, इनकी सीट एक खाली रह गई। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी में ही भी 10-12 बच्चे ही हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, और पेट्रोकेमिकल एंड पॉलीमर में भी बच्चों की संख्या थोड़ी कम है। एससी विद एआई जो है ये ड्यूअल डिग्री है, बीटेक प्लस एमटेक का 5 साल का कोर्स है, और बीटेक इन पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और एमएस इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सारी ब्रांचेज हैं जो ये बीटेक और एमटेक एक साथ में है, बीटेक प्लस एमएस एक साथ में है। एमएस जो होता है एमटेक के ही इक्विवेलेंट होता है। तो ये डिग्रियां हैं इनके यहाँ कुछ जिनमें ये लोग करा रहे हैं। आप बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यहाँ के अगर मेरी मानो तो यहाँ का हर एक ब्रांच अच्छा नहीं है, कुछ ही ब्रांचेज हैं जो अच्छे हैं, जो मैं तुम्हें वीडियो में सजेस्ट करूंगा, अगर लेना हो तो लो, अदरवाइज आगे बढ़ जाओ। बट फिर भी चलो हम थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। इनकी जो टोटल सीट है दैट इज 706, तो सीट काफी ज्यादा हैं। और एक बात और है, अगर आप कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो 3 साल आप यहाँ आरजीआईपीटी कैंपस में पढ़ते हो, और लास्ट ईयर में आपको बेंगलुरु कैंपस में भेज दिया जाता है। इनके कैंपस असम, यूपी और बेंगलुरु में है। बेंगलुरु जो है वो एक कोडिंग का फील्ड देता है, दैट इज फॉर आईटी ब्रांचेस, सीएसआईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को लास्ट ईयर में वहाँ भेजा जाता है ताकि उनको एक इंडस्ट्री से टच मिल सके और एक उन्हें उनका माहौल मिले, कोडिंग इन्वायरमेंट मिले, दैट्स व्हाई। ओके, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। हालांकि बेंगलुरु वाला कैंपस अभी बन रहा है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, बहुत मतलब ये पूरी तरीके से बना नहीं है, बट फिर भी आने वाले टाइम में जब तक आप लोग फाइनल ईयर में होगे तब तक आप लोग के लिए बन चुका होगा। अब मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस मामले में बहुत आरजीआईपीटी में इस मामले में मतलब मेरे को थोड़ा सा वो लगता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी इसमें फीस काफ़ी ज़्यादा है। अगर ट्यूशन फीस की बात करूं तो ये लोग सीधे 1 लाख ट्यूशन फीस लेते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 75,000, जो कि 75,000 भी कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। जब आप पहले सेमेस्टर में जाओगे ना तो ये लोग आपसे एक सेमेस्टर का सीधे 1,51,000 फीस वसूलेंगे। और अगर आप ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में हो तो आपकी फीस पड़ेगी पहले सेमेस्टर का 1,52,000, और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में 1 लाख ट्यूशन फीस अलग से, तो पूरा 2.5 लाख प्लस आपका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर बनने वाला है। और SC ST वालों को 1,26,000 लिया जाता है, और हॉस्टल फीस यहाँ पे 16 से 20,000 पर सेमेस्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो फीस के मामले में अगर मैं बात करूं तो भैया 3-3.5 लाख पर ईयर तो आपके जाने ही जाने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा इफ यू आर हियर इन आरजीआईपीटी। अब यहाँ की एक रिफंड पॉलिसी के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन हम थोड़ा सा पहले आगे बढ़ लेते हैं। हम काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आपको आरजीआईपीटी में एडमिशन लेना है, प्लेसमेंट के बारे में भी मैं बात करूंगा बेटा, अभी बिल्कुल भी मत घबराना। लेकिन हम फर्स्ट अगर मैं बात करूं काउंसलिंग के बारे में बात करूं तो देखो, इनका फॉर्म ऑलरेडी 10 जून से चल रहा है, और 7 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद से 9 तारीख को कौन सा स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहा है, किसको क्या ब्रांच मिल रही है, इनका रिजल्ट आ जाएगा 9 तारीख को। और जैसे ही 9 तारीख को रिजल्ट आएगा, आपको सीट को ब्लॉक करने के लिए
30,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। 12 जुलाई तक आपको क्या करना है, 30,000 रुपीज पे करने हैं। उसके बाद से लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ बैलेंस रिमेनिंग फीस फर्स्ट राउंड एज पर टेबल। उसके बाद से जो बाकी का फीस बचेगा उस फीस को आपको 15 जुलाई तक जमा कर देना है। ये उसके बाद फर्स्ट राउंड आपका खत्म हो जाएगा। फिर सेकेंड राउंड जो है, सेकेंड राउंड में एप्लीकेशन फिर से शुरू होगा और 16 जून से सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। फर्स्ट राउंड के बाद कितनी सीटें वैकेंट हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। उसके बाद से सेकेंड राउंड में कौन कौन सेलेक्ट हो रहा है उसकी डिक्लेरेशन 18 जुलाई को आ जाएगी। और फिर वही चीज, जिसको सीट मिलेगी उसको सीट ब्लॉक करने के लिए 30,000 जमा करना पड़ेगा 22 तारीख तक, और बाकी की फीस भी 27 तारीख तक उनको जमा कर देनी पड़ेगी। इस तरीके से सेकेंड राउंड हो जाएगा। फिर स्पॉट होगा। अब इनके देखो कई राउंड्स होते हैं, बहुत लेट तक एडमिशन होते हैं। रीजन है क्योंकि इनकी सीट ही नहीं बढ़ पाती है नीचे वाली जो अभी इतने सारे नए ब्रांचेज इन्होंने खोल दिए हैं उसकी वो सीटें ना भरती नहीं है। पिछले बार इनके स्पॉट में 40,000 का स्पॉट चल रहा था। आई वाज लिटरली शॉक्ड। रिफंड पॉलिसी वाज नॉट मेंशन्ड कि अगर मुझे सीट नहीं मिली तो 40,000 वापस होगा कि नहीं होगा। आई वाज नॉट अवेयर विद दैट। मतलब मैं यही देख रहा था कि पीपल्स आर नॉट अवेयर, दे आर जस्ट गोइंग टू वो फोन करना शुरू कर रहे हैं कि संदीप भैया क्या होगा क्या होगा। मैंने बोला भाई धैर्य रखो, काउंसलिंग करो, चलो देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि इस बार तो इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है। अब मैं बात करता हूँ स्कॉलरशिप की। तो देखो जो स्टेट वाली स्कॉलरशिप है वो तो यहाँ पे मिलती ही है। उत्तर से यूपी से हो तो उत्तर प्रदेश की स्कॉलरशिप मिलेगी आराम से 55-60 हज़ार। एक मेरिट कम स्कॉलरशिप भी होती है। मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप भी होती है, जिसमें जो थोड़ी फाइनेंशियल वीकर स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे मतलब जो टॉपर टाइप के स्टूडेंट होते हैं, उनको 25,000 पर सेमेस्टर मिलता है। और 2 सेमेस्टर में तो आपको 25,000 मिलेगा। और थर्ड ईयर से फिर आपकी बोला जाता है कि आपकी फीस 25,000 कम हो जाएगी। मतलब इसके बारे में तुम जाके कॉलेज में और पता कर सकते हो। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो स्कॉलरशिप्स वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और यूपी स्कॉलरशिप वाली तो स्कॉलरशिप मिलती ही मिलती है। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूँ काउंसलिंग में। जब पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी सीट डिक्लेयर होगी। सीट डिक्लेयर के बाद आपको 30,000 देना है। और 30,000 देने के बाद बाकी 1,51,000 में से जो फीस बची है, टेबल जो इन्होंने एज पर टेबल थ्री देख लेना, उसमें से 30,000 घटा के बाकी का फीस आपको जमा करना है। अब मान लो तुम पहले राउंड में गए और तुमको ये लोग कुछ भी दे दिए, तो फिर आगे क्या होगा? अगर मान लो तुम पहले राउंड में गए, तुमको मिल गया रेन्यूएबल एनर्जी, मान लो केमिकल इंजीनियरिंग एंड रेन्यूएबल एनर्जी मिल गया। अब तुम चाहते हो कि भैया मेरे को पहले राउंड में मिल गया, मैंने इनका 1,51,000 फीस भी जमा कर दिया। अब मुझे आप बताओ, अब मुझे अगर कहीं और मिल जाता है और मैं विड्रॉल मारता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, कितना पैसा वापस मिलेगा? तो इनका रिफंड रूल बड़ा यूनिक सा है। रिफंड रूल यूनिक सा क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूं थोड़ा। रिफंड रूल है कि देखो, अगर 30,000 जो है ना आपका, 30,000, देखो अगर आप सिंगल स्टार मतलब प्रोसेसिंग फीस शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ब्लॉकिंग अमाउंट 30,000। अगर आप विड्रॉल बिफोर द लास्ट डेट ऑफ पर्टिकुलर राउंड, जिस राउंड में तुम्हें सीट मिल रही है, समझना ध्यान से बेटा, जिस राउंड में तुम्हें सीट मिल रही है उसके लास्ट डेट से पहले तुम अगर विड्रॉल मार लेते हो, पर्टिकुलर राउंड, विड्रॉल बिफोर द लास्ट डेट ऑफ पर्टिकुलर राउंड, उस राउंड के लास्ट डेट से पहले अगर तुम विड्रॉल मारते हो तो 15,000 काट के, मतलब प्रोसेसिंग फीस में से 15,000 काट के बाकी पैसा वापस करेंगे। क्या बकवास है। तुम सोचो, अगर मेरे को यहां 9 तारीख को सीट मिला, मैं 12 तारीख को पैसा जमा किया, तो मैं 13 और 14 में ऐसा क्या हो जाएगा? क्योंकि देखो इस पर्टिकुलर राउंड का लास्ट डेट 15 जुलाई है, तो 13 और 14 में ऐसा क्या हो जाएगा, या 15 में ऐसा क्या हो जाएगा कि मैं विड्रॉल मार लूंगा? तुम सोचो,
ये पूरी काउंसलिंग से, इनकी लास्ट काउंसलिंग से पहले अगर ये बात बोलते तो मेरे को समझ में आता कि चलो यार काउंसलिंग खत्म होने से पहले विड्रॉल मार लूंगा तो 15,000 काट के बाकी पैसे वापस कर देंगे। पर बोल रहे हैं ना उसी पर्टिकुलर राउंड के लास्ट डेट से पहले अगर आप विड्रॉल मारोगे तो हम आपको 15,000 काट के वापस कर देंगे। और मान लेते हैं विड्रॉल आफ्टर द सबमिशन ऑफ टोटल फीस बिफोर रजिस्ट्रेशन डेट। अब इसमें डबल स्टार इन लोगों ने लगाया है। तो देखो 30,000 जो तुम जमा किए रहोगे, अगर उसी पर्टिकुलर राउंड के लास्ट डेट से पहले वो आप विड्रॉल मारोगे तो 15,000 काट के 28,500 ही वापस कर देंगे। मेरे को क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन विड्रॉल आफ्टर द सबमिशन ऑफ टोटल फीस बिफोर रजिस्ट्रेशन डेट, अगर विड्रॉल आफ्टर द सबमिशन ऑफ टोटल फीस बिफोर रजिस्ट्रेशन डेट, अब इनके रजिस्ट्रेशन डेट से पहले अगर आप विड्रॉल करते हो जो आपने टोटल फीस जमा किया है, क्योंकि पहले 30,000 दोगे, पहले 30,000 दोगे और पहले 30,000 दोगे और उसके बाद बाकी का पैसा तो दोगे ही दोगे। अब इनके रजिस्ट्रेशन डेट से पहले अगर तुम विड्रॉल मार देते हो तो ये लोग जानते हो कितना पैसा काटेंगे? जस्ट गेस करो, वो तुम काटेंगे पूरा ब्लॉकिंग अमाउंट शैल बी डिडक्टेड। मतलब मोटा मोटी है कि मान लो तुमको किसी राउंड में कोई कॉलेज मिल रहा है, किसी भी राउंड में, पहले राउंड में ही तूने पूरी फीस जमा कर दी और बाद में तुम्हें लगा कि यार मेरे को एनआईटी मिल गई, छोड़ो आरजीआईपीटी, तो आरजीआईपीटी बोलेंगे ओ हो ऐसे कैसे जाने दे भैया, पूरा पैसा लेके जाने देंगे तुमको, देख रहे हो पूरा पैसा लेके जाने देंगे। पूरा का पूरा जो 30,000 आपने जमा किया है, जो 30,000 आपने जमा किया है, वो हम सारा का सारा वसूल लेंगे। अब तुम सोचो भाई ये सब देखने के बाद इंसान के मन में क्या बीतेगा कि, क्योंकि यहाँ देखो बहुत बड़ा रिस्क है, देयर इज अ रिस्क ऑफ 30,000 रुपीज। और सुनो, और अगर मान लेते हैं, अगर विड्रॉल मान लो तुम विड्रॉल करते हो इनके रजिस्ट्रेशन डेट के बाद, ये अपना रजिस्ट्रेशन डेट निकालेंगे, हो सकता है रजिस्ट्रेशन तुम लोगों से करवाएं कि भैया आ जाओ, तुमने रजिस्ट्रेशन के बाद विड्रॉल मारा और उनकी अगर तुमने रजिस्ट्रेशन के बाद विड्रॉल मारा तो ये लोग एक पैसा नहीं देंगे। ये लोग बोलेंगे हम सिर्फ 9,000 रुपए देंगे जो हमने आपको कॉशन मनी के नाम पे लिया था आपसे, वही रिटर्न करेंगे, बाकी सारा पैसा नहीं मिलेगा, एक पैसा नहीं दूंगा। तो पैसा यहां पे आपका फर्जी में पैसा बर्बाद होने का एक डर तो बहुत बड़ा वाला है। मतलब इन लोगों ने ऐसा अपना रिफंड पॉलिसी बना रखा है कि आप इजीली इस कॉलेज को छोड़ नहीं सकते हो, आपको डर लगेगा छोड़ने में भी, चाहे आपको इससे बेहतर कितना भी बेहतर कॉलेज क्यों ना मिल रहा हो। ये बात समझ लीजिएगा, इस पे इन लोगों ने बहुत तो कर रखा है। इसीलिए आरजीआईपीटी भरने में बच्चों को डर लगता है, बिकॉज इट्स अ रिस्की, कब पैसा कट जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। 2022 और 2023 के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं, क्योंकि 2022 में यही ब्रांच पास आउट्स हुए थे। तो केमिकल में वैसे ये पुराने ब्रांच हैं नो डाउट। अगर मैं बात करूं केमिकल की तो हाईएस्ट पैकेज 16.69 थी और पेट्रोलियम में 22 एलपीए के आसपास थी। मीडियन सैलरी केमिकल की 8 एलपीए है और पेट्रोलियम की 6.25 है, मीडियन लगभग 7 के आसपास है। एवरेज सैलरी 2022 में 9.9 थी और पेट्रोलियम की 8 थी। ओवरऑल मीडियन सैलरी इनकी 9 एलपीए के आसपास है। अगर मैं केमिकल की 2023 की हाईएस्ट सैलरी के बारे में बात करूं तो दैट वाज 18 और पेट्रोकेमिकल में 22। और आई थिंक ओएनजीसी देती है, ओएनजीसी हर साल 22 देती है। और मीडियन सैलरी इनकी केमिकल की 9 थी और पेट्रोलियम की भी 9 थी और ओवरऑल फिर मीडियन निकल गया 9। एवरेज सैलरी की बात करूं तो लगभग 10.2 एलपीए की एवरेज सैलरी थी। तो अगर केमिकल और पेट्रोलियम जैसे ब्रांच की बात किया जाए तो प्लेसमेंट फुल डिसेंट है, काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट है। मतलब 9-10 लाख का एवरेज पैकेज डिसेंट सा है। और केमिकल में तो बच्चे बताते हैं 90 से 100% बच्चे प्लेस्ड हो ही जाते हैं। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आपको केमिकल और पेट्रोलियम जैसी ब्रांच मिल रही है तो, खासकर केमिकल की। ये कुछ इनके बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट हुए हैं, जिनकी फोटोज इन लोगों ने लगा रखी थी, हमने वी हैव टू सो दैट, हमने तुम्हें शो कर दिया। अभी देखो ये केमिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी कंपनीज आई थी। देखो काफ़ी सारी पीएसयूज तुमको, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, एचपीसीएल हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, मतलब इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड हो गया। ये बहुत सारी कंपनियां केमिकल के लिए आई थी और लगभग 10.93 एलपीए का एवरेज पैकेज देखी गई थी। अगर उसके बाद से मैं बात करूं पेट्रोकेमिकल के लिए
तो शेल बिजनेस ऑपरेशन हो गया, टोरेंट गैस लिमिटेड हो गया, उसके बाद सन पेट्रोकेमिकल्स हो गया, इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड हो गया। देयर आर मैनी कंपनीज जो पेट्रोलियम के लिए आई थी और 9.1 का 1 एलपीए का पैकेज देखी गई थी। ये डेटा तो मैं 2024 का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद इस बार कंप्यूटर साइंस के भी बच्चे पास आउट हुए हैं और कंप्यूटर साइंस में भी ठीक ठाक प्लेसमेंट तुमको देखने को मिल जाएगी। दैट इज जो इनका एवरेज पैकेज था वो 7.88 एलपीए का था और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी लगभग लगभग सेम ही था, 7.88 एलपीए का। तो केमिकल का 2023 में इतनी सारी कंपनीज थी जिसमें से जो गेल 2 बच्चों को लेके गई थी वो इनका गेल जो है वो पीएसयूज है। उसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम 2 बच्चों को लेके गई थी, वो भी पीएसयूज है। तो इसमें कुछ सरकारी कंपनीज, मतलब पीएसयूज मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एक तरीके से सरकारी नौकरी समझो। मतलब हम लोग गेट क्वालिफाई करके, अगर पीएसयूज में जॉब पाना है तो गेट क्वालिफाई करके ही जाना पड़ता है। तो ये सारी पीएसयूज यहाँ पर आई हुई थी और इनका प्लेसमेंट डिसेंट सा है। 2023 में भी केमिकल इंजीनियरिंग का तगड़ा पैकेज रहा, पेट्रोलियम का 11 एलपीए के आसपास का रहा। तो इनके यहाँ केमिकल और पेट्रोलियम का पैकेज बहुत तगड़ा है। कंप्यूटर और बाकी ब्रांचेज नहीं है तो वो भी थोड़ी थोड़ी डिसेंट सी है, ठीक है, लिया जा सकता है, मैं वो नहीं कहूँगा। पर ये लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे इस समय फोकस्ड हैं और ये कॉलेज मशहूर है केमिकल एंड पेट्रोलियम के लिए। तो अगर तुम्हें केमिकल और पेट्रोलियम में इंटरेस्ट हो तो यू कैन गो दिस कॉलेज। अगर तुम्हें कंप्यूटर की भी पढ़ाई करना हो तो ध्यान रखना इनका कोर जो है कंप्यूटर नहीं है, इनका कोर ये 2 ब्रांच है। बाकी तुम कंप्यूटर में जाना चाहो तो अब जा सकते हो। ओके, इनके कुछ टॉप के रिक्रूटर्स हैं। अब बात करता हूं कट ऑफ की। तो देखो चूंकि वीडियो लंबी हो रही है, एक एक मैं वो नहीं करूंगा। ये जो कट ऑफ मैंने दिखाया है ये कट ऑफ है जेई एडवांस का। अब ये कट ऑफ देखने के बाद तुम समझ लो जिसकी लास्ट ईयर 22,980 रैंक थी जेई एडवांस में, उसका भी यहाँ पर एडमिशन हो गया था आराम से। अब तुम एक बात समझना, ये रैंक जो होती है 22,980, इसमें अगर जनरल कैंडिडेट है तो आईआईटी वाईआईटी में लोअर ब्रांच भी नहीं मिलता है। तो वो सारे बच्चे इधर आ जाते हैं जिनको ऑलरेडी कहीं अच्छा या किसी आईआईटी में कॉलेज नहीं मिल रहा होता है, ब्रांच नहीं मिल रहा होता है, वो लोग आरजीआईपीटी वगैरह प्रीफर कर लेते हैं। दैट विल बी गुड। अच्छा, कुछ अच्छे बच्चे भी आते हैं। देखो 14,000 रैंक वाला आके यहाँ पे सीएससी लिया हुआ है 14,000 रैंक वाला भी सीएससी लिया हुआ है लास्ट। तो कुछ अच्छे बच्चे भी यहाँ पे आते हैं सीएससी वगैरह में, तो ठीक है। अच्छा, जो एडवांस वाले होते हैं वो ज़्यादातर तुम्हें केमिकल और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर डिज़ाइन, आईटी और एमएनसी में देखने को मिलेंगे। बाकी ब्रांचेस तो सिर्फ मेंस वालों से ही भरी जाती हैं। ओके, मैं इनके कुछ हाइलाइट्स बता देता हूं। देखो यहां पर क्या है कि अंडरटेकिंग एंड यूजी, अंडर ग्रेजुएट यूजी और पीजी में लगभग अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स स्पेंड्स 2 से 8 वीक इन वेरियस लीडिंग पीएसयूज एंड अदर एस्टिमेट ऑर्गेनाइजेशन। लाइक अब देखो इनके ना 2 से 8 वीक तक इनके बहुत सारे यूजी और पीजी वाले बच्चे वहाँ जाते हैं, जैसे कि ओएनजीसी में जाते हैं, आईओसीएल में जाते हैं, इनके आरएनडी सेंटर्स में जाते हैं, रिफाइनरीज में जाते हैं, बीपीसीएल में जाते हैं, एचपीसीएल में जाते हैं, ईआईएल में जाते हैं, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में जाते हैं। ये सारी टॉप की कंपनीज हैं जो पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी के लिए मशहूर है। इन सब में जाते हैं और यहाँ ट्रेनिंग करते हैं और वहाँ का वो सब देखते हैं और यही रीज़न है कि यहाँ पर इनको प्लेसमेंट ईजिली मिल जाता है। अगर किसी बाहर के भी बच्चे को समर इंटर्नशिप करना हो तो यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ के बच्चे भी यहाँ के फैकल्टीज़ के साथ लगभग समर इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटर्नशिप्स के भी, यहाँ पर बच्चे बाहर से भी इंटर्नशिप्स के लिए आते हैं और इनके खुद के बच्चे भी इंटर्नशिप्स वगैरह यहाँ पर करते हैं। अगर मैं लास्ट ईयर का डेटा बताऊँ तो पेट्रोलियम में टोटल 63 स्टूडेंट्स थे और 85 इंटर्नशिप ऑफर हुआ था और इन्होंने 75 इंटर्नशिप्स बच्चों ने कंप्लीट किया था, जिसमें से 10 लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप था, 65 शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप था और 14 कंपनियां इंटर्नशिप के लिए विजिट की थी पेट्रोकेमिकल में। इस हिसाब से तुम्हें पता चलेगा कि पेट्रोकेमिकल का यहाँ पे रोला कितना है। केमिकल की बात करूँ तो केमिकल के लिए 38 कंपनीज विजिट की थी, 84 ऑफर मिले थे, 65 इंटर्नशिप्स कवर किए गए, जिसमें से 21 सिर्फ लॉन्ग इंटर्नशिप था। ये बात नोट रखना है, इंपॉर्टेंट है।
और 44 शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप था। ओके, अब इनके 3 कैंपसेस हैं। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर एक कॉलेज आता है, और इसका एक आसाम में है जो कि पेट्रोल डिप्लोमा कराता है पेट्रोलियम के कोर्सेज में, और एक बेंगलुरु में है जहां पर एमटेक एंड पीएचडी के स्टूडेंट रहते हैं, और फाइनल ईयर स्टूडेंट को भेज दिया जाता है अगर वो सीएस, ईसी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल या कोडिंग से रिलेटेड कोर्सेज में है तो। मतलब एक कोडिंग कल्चर या कोडिंग एटमॉस्फेयर देने के लिए इन लोगों को ये लोग क्या करते हैं, फाइनल ईयर में बेंगलुरु भेज देते हैं। मेस वेस की ज्यादा टेंशन नहीं है, मेस वेस बढ़िया है। हॉस्टल में हो सकता है कि पहले साल तुम जाओ, वैसे तो इनके यहाँ हॉस्टल 2 सीटर गई है, पर हो सकता है कि पहले साल तुमको 3 सीटर में बैठा दिया जाए और तुम्हें थोड़ा दिक्कत हो, बट बाकी बाद में चेंज कर देते हैं लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल में भी उतना ज्यादा तुम्हें वो नहीं आएगा। ओके, इनके यहाँ ना एक चीज और है, दैट इज माइनर प्रोग्राम्स भी होते हैं। लाइक कि मान लो अगर तुम केमिकल में पढ़ रहे हो और तुम्हें कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए तो तुम माइनर प्रोग्राम्स ले सकते हो, बट उसकी डिग्री भी मिलेगी नो डाउट, बट उसका पेमेंट तुम्हें अलग से करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ना एक निगेटिव पॉइंट है कि हर माइनर प्रोग्राम के लिए यू हैव टू पे। वैसे निगेटिव पॉइंट नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट है, बस पेमेंट हटा देते तो और पॉजिटिव पॉइंट हो जाता। अब केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर इतने सारे माइनर प्रोग्राम्स हैं जो तुम इन सेमेस्टर्स में ले सकते हो। 3rd सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में कौन कौन से प्रोग्राम्स तुम ले सकते हो। तो अगर कोई दूसरे ब्रांच का बच्चा केमिकल या बायोकेमिकल में इंटरेस्टेड है और इन डिग्रीज को भी कंप्लीट करना चाहता है तो इन सब्जेक्ट्स को, इस केमिकल इंजीनियरिंग के इन सब्जेक्ट्स को इसी सेमेस्टर में ले सकता है। अगर कोई पेट्रोकेमिकल में इंटरेस्टेड है तो पेट्रोकेमिकल के इन सब्जेक्ट्स को अपने माइनर डिग्री में ले सकता है और इसी सेमेस्टर में ले सकता है। कंप्यूटर में अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो कंप्यूटर में माइनर डिग्री ले सकता है, वो 3rd ईयर में उसको डीएसए पढ़ना होगा, 3rd सेम में, 4th सेम में उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़नी होगी, 5th सेम में 5th सेम में उसको एआई पढ़ना होगा, 6th सेम में आईओटी पढ़ना होगा, 7 में कंप्यूटर विजन पढ़ना होगा, और 8 में ये तीनों सब्जेक्ट्स उसको पढ़ने होंगे अगर माइनर डिग्री चाहिए तो। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी आप माइनर डिग्री ले सकते हो, तो आपको जिसमें भी माइनर डिग्री लेना हो आप ले सकते हो। अब बात करते हैं कि भैया क्या आरजीआईपीटी वर्थ इट है। तो देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम केमिकल में इंटरेस्टेड हो और पेट्रो में इंटरेस्टेड हो, मैं बोलूंगा 100% तुम जा सकते हो अगर तुम्हें पैसों की कोई दिक्कत नहीं है तो। लेकिन मान लेते हैं, लेकिन अगर तुम सीएससी में इंटरेस्टेड हो तो पहले तो तुम्हें वो कॉलेज देखना चाहिए जहां इसका इन्वायरमेंट हो, जहां कोडिंग कल्चर हो। हालांकि ये कोर्स सीएससी के लिए भी ठीक है, सीएससी वाले भी जा सकते हैं। अगर इससे बेटर नहीं मिल रहा है तो तुम जा सकते हो। अब तुम अगर इसको HB2 से कंपेयर करो तो मैं बोलूंगा भाई ये यहाँ के बजाय तुम HB2 में जाओ, नो डाउट। अब बात करते हैं सीएससी फैमिली, तो सीएस फैमिली में तुम जा सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भैया मैं इलेक्ट्रिकल में जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। तो देखो इसका जो फीडबैक स्टूडेंट की तरफ से मिला है मुझे अच्छा नहीं मिला है, नॉट गुड, मुझे नहीं मिला है। तो आई विल नॉट से कि तुम जाओ ही जाओ। उसके बाद से यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पर एक ब्रांच है, यहाँ पर एक ब्रांच है जो मुझे पता चला, ठीक है, दैट इज पीई, दैट इज व्हाट, दैट इज अप्लाइड पेट्रोलियम साइंस, अप्लाइड पेट्रोलियम जियो साइंस। बच्चे कह रहे थे यहाँ पे 3-4 बच्चे ही हैं, और मतलब इस ब्रांच का जो फीडबैक बच्चों के थ्रू मिला, हो सकता है नया हो तो बच्चे ज़्यादा ना हो, पर उतना खास मेरे को देखने को नहीं मिला। उसके साथ साथ बच्चों का जो, जिनसे मैं बात किया, उनका कहना था कि भैया अगर कोर केमिकल इंजीनियरिंग मिलती है तो उसको ज़्यादा प्रीफर करना, जबकि रेन्यूएबल एनर्जी को आप बाद में प्रीफर करना, या फिर केमिकल इन पेट्रोकेमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग को उसके बाद प्रीफर करना। और ये जो ब्रांच थी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली, इसका ऑलरेडी फीडबैक थोड़ा अच्छा नहीं था। तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें, जैसा मैं बच्चों से बात करके मेरे को पता चला, अगर तुम कॉलेज प्रेफर करना चाहो, जो ब्रांच प्रेफर करना चाह रहे हो, तो एक तो तुम सीएचई, पेट्रोलियम और सीएससी एंड डिजाइन, आईटी, एमएनसी, ए ब्रांचेस तुम प्रेफर कर सकते हो।
अगर किसी को 5 ईयर का चाहिए बीटेक प्लस एमटेक करना है, ध्यान रखना 4 साल के बाद यहाँ एग्जिट का ऑप्शन नहीं है। तो तुम सीएससी एआई वाला भी कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। मैं तो बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये ओवरऑल है। प्लेसमेंट्स वगैरह तो ठीक है यार, डिसेंट से हैं, लेकिन ये है कि जिस हिसाब से कंप्यूटर वगैरह का इनके यहाँ प्लेसमेंट है उस हिसाब से लोग फीस ज़्यादा ले रहे हैं ऑब्वियसली। लेकिन चलो खैर, इससे छोड़ो। अब हम बात करते हैं इस कॉलेज की चॉइस फिलिंग क्या होनी चाहिए। चॉइस फिलिंग के बारे में वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो चॉइस फिलिंग थोड़ा समझ लो कि चॉइस तुम्हें कैसे भरना है। क्योंकि जब तुम फॉर्म भरोगे तो ये लोग चॉइस भरने के लिए देंगे। अब वहाँ पे तुम्हें प्रेफरेंस ऑर्डर डिसाइड करके भरना पड़ेगा। अब अगर सही प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं भरोगे तो दिक्कत हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि ये लोग कुछ भी पकड़ा देंगे अगले राउंड में, और फिर अगले राउंड में तुम्हें कुछ भी पकड़ा देंगे और पूरा पैसा वसूल लेंगे। और अगर अच्छी चॉइस फिलिंग नहीं हुई तो पता चला तुम्हारा अपग्रेड भी नहीं हो पाएगा। लेकिन कट ऑफ के लिए तुम परेशान मत हो, कट ऑफ पे भी मैं अभी बता दूंगा। तो पहले हम चलो चॉइस फिलिंग का देख लेते हैं। सो एक जनरल चॉइस फिलिंग ऑर्डर की बात करें तो देखो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, वैसे अगर मुझे इस कॉलेज का पूरा फील लेना होता और मुझे ब्रांच से कोई मतलब नहीं होता, बस मुझे सीखने का पर्पज होता, तो मैं तो केमिकल और पेट्रोलियम चूज करता था। बट अभी के ज़माने को देखते हुए अपन लोगों ने एक जनरल चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाया है। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम भी ऐसे ही भरो, बट एक जनरल मेरे तरफ से प्रिफर्ड है, बाकी तुम अपने हिसाब से देख लेना। सीएससी, फिर सीएससी डिज़ाइन, आईटी, एमएनसी। अब उसके बाद तुम चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक्स रखो, तुम चाहो तो सीएस विद एआई 5 साल वाला रखो। मैं तो 5 साल को प्रेफर ही नहीं करूंगा, क्योंकि यार देखो इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। और लेकिन प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 साल वाले और 5 साल वालों को एक साथ ही होगा। अब इनको इनके शायद 5वें साल में बेंगलुरु भेजा जाएगा। तो सीएससी 5 साल में भी आप क्या कर सकते हो, भर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। नहीं भरना चाहो मत भरो, आईटी से जाके एमटेक करना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल फिर पेट्रोकेमिकल। उसके बाद से अब देखो केमिकल की जो थोड़ी स्पेशलाइजेशन है बच्चे कम ही प्रेफर करते हैं। अब 2 स्पेशलाइजेशन है, एक रिन्यूएबल एनर्जी में है और एक पेट्रोकेमिकल में है। प्रेफर करना होगा तो करना, अदरवाइज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बीटेक प्लस एमएस एंड पेट्रोलियम एनर्जी, और उस पेट्रोलियम उसमें भी स्पेशलाइजेशन है। और लास्ट पे अगर तुम भरना चाहो तो अप्लाइड पेट्रोलियम जियो साइंसेस भर सकते हो। और अगर तुम्हारा मन हो तो इनके ऊपर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग नाम की ब्रांच आई है, मैकेनिकल को भी डाल सकते हो। लेकिन मैकेनिकल को कहीं पे भी डालना है, इन दोनों से ऊपर ही डालना अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारी चॉइस है, जैसे डालना है वैसे डाल लो। अब चूंकि ध्यान रखना यहाँ पे मॉनिटरी है हर बैच को, मतलब प्रेफरेंस ऑर्डर में हर एक ब्रांच को भरना, और यही तो खेल होता है। ये तुम्हें ये नहीं देंगे ऑप्शन कि तुम अपने हिसाब से जिससे पढ़ना चाह रहे हो वही भर दो। ये बोलेंगे कि तुम्हें सब भरना है, प्रेफरेंस चाहे जो रख लो। मतलब सिर्फ ऑर्डर चेंज का ऑप्शन है तुम्हें देंगे जब फॉर्म भरोगे। तो ये नहीं पूछेंगे कि किससे पढ़ना है और किससे नहीं पढ़ना है। अब जब तुम अब मजबूरी बस, चूंकि अगर तुम्हें फॉर्म यहाँ फिल करना है तो सारी ब्रांच डालनी ही पड़ेगी, और जब सारी ब्रांच डालनी पड़ेगी तो ये तुम्हें कुछ भी पकड़ा देंगे। पकड़ाने के बाद 30,000 देना पड़ेगा, और उसके 2-3 दिन बाद ही तुम्हें फिर पूरा पैसा देना पड़ेगा, और फिर इनके वही वाले मामले शुरू हो जाएंगे। तो जो लोग भी आरजीआईपीटी में अप्लाई कर रहे हैं भैया, सावधानी से, वरना पैसा कटेगा, ध्यान रखना बच्चा पार्टी। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल यू कैन कनेक्ट विथ मी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।